नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी के प्रैक्टिस सेट को करेंगे जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये अशुद्ध शब्द दे रखा है अनाधिकार। अनाधिकार शब्द नहीं होता दोस्तों, शब्द जो होता है वो होता है अनधिकार। अनधिकार होता है, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें। तो किसी वह शब्द जिससे काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की ही परिभाषा है। किसी काम के होने या ना होने को जो बताता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों में कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। तो रामायण जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग है, मछली शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन मकान जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। मकान शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या काल कहलाता है? यानी कि काल क्या कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? क्रिया जो है वो काम जो है किस समय में हो रहा है वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में जो उन्होंने कारक बताए हैं वो 6 कारक बताए हैं। वैसे कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या जो होती है 8 होती है, लेकिन आचार्य वाजपेयी द्वारा कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। अगला देखते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम रूप। अखरोट शब्द का जो तत्सम रूप होता है उसे क्या होता है? अछोट होता है। दोस्तों क्या होता है? अछोट होता है। अछवाट जो होता है वो अखाड़ा का होता है। अछवाट किसका होता है? अखाड़ा का होता है, लेकिन अखरोट का सही क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरातन शब्द में जो है उपसर्ग यानी कि शब्द से पहले लगते हैं। तो मूल शब्द तो इसमें तन था। मूल शब्द क्या था? तन था। उसमें हमने पुरा जोड़ा। क्या जोड़ा दोस्तों? पुरा। तो शब्द क्या बन गया? पुरातन बन गया। तो उपसर्ग हो जाएगा पुरा। पुरातन शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा? पुरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के युग्मों में असंगत है। अतरंग का बहिरंग, ये सही है। अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का राग। अनुराग का ये दोस्तों राग नहीं होता। क्या होता है अनुराग का विलोम? विराग होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। अमर का मर्त्य, तो क्या कह सकते हैं? असंगत कौन सा हो जाएगा? असंगत सी हो जाएगा। ये तीनों क्या हैं? सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अनुराग का क्या होता है विलोम? विराग होता है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो भिन्न अर्थ और प्रकृति का, चिरंतन, शाश्वत, सनातन, ये आपस में एक ही अर्थ देते हैं। ये सब कैसे क्या हैं? पर्यायवाची हैं आपस में, चिरंतन, शाश्वत और सनातन। लेकिन अधुनातन शब्द जो है वो इनका अर्थ नहीं देता, ये भिन्न हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों जानकार, जिसे नॉलेज है, जानकार। और अनभिज्ञ का मतलब है जिसको ज्ञान नहीं है, तो ना जानकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानकार। अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? जानकार। और अनभिज्ञ का अर्थ हो जाएगा ना जानकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, जानकार और ना जानकार। अगला देखते हैं, कोणार्क का सही संधि विच्छेद। तो कोणार्क का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कोण धन अर्क। कोण धन अर्क। सही संधि विच्छेद क्या जाएगा? कोण धन अर्क। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे? आ लेंगे। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ आ बनाएंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा? कोणार्क बन जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि है कोणार्क शब्द में।
अगला देखते हैं, हर रोज। हर रोज में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हर शब्द लगा हुआ है, हर जो है वो एक उपसर्ग है। हर जो है वो क्या है? उपसर्ग है। रोज तो इसमें मूल शब्द था, उसमें क्या लगाया? रोज मूल शब्द था, उसमें हर उपसर्ग लगाया। और वह समास जिनमें उपसर्ग की हेल्प से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्ययभावी समास के अंतर्गत चले जाते हैं। जिन शब्दों में उपसर्ग लगे होते हैं वो किसके अंतर्गत जाते हैं? अव्ययभावी समास के अंतर्गत जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययभावी हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यह इच्छावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। अगला देखते हैं, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। अनूठा है, सही शब्द का चयन करें, यानी कि सही वाक्य जो है इसका हमें चयन करना है। ये वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर बगीचे की सुंदरता अनूठा नहीं होता, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। बगीचे की सुंदरता कैसी है? अनूठी है। तो बगीचे का नहीं आएगा, बगीचे की आएगी। बगीचे की सुंदरता क्या बोलेंगे? बगीचे की सुंदरता अनूठी है। अनूठा की जगह पर अनूठी आएगी बस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? बगीचे की सुंदरता अनूठी है। स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। तो स्थायी भावों की संख्या जो है वो 9 है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। हरिगीत का छंद में, हरिगीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीत का जो छंद होता है उसमें 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राओं से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? हरिगीत का होता है। और गीतका में कितनी होती हैं दोस्तों? गीतका में जो होती हैं, गीतका में 26 होती हैं और हरिगीतका में कितनी होती हैं? 28 होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वो अर्थालंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थ में निहित हो। तो अर्थ में निहित हो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थालंकार कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। ये हो जाएगा राइट आंसर। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। बात सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ये भी बात सही है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। भी ये भी बात सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये वाली बात कथन है। ये कथन गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी। ए बी सी तीनों के तीनों सही हैं। ए बी सी। अगला देखते हैं, यति। यति का क्या अर्थ है? तो यति, जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद में हम एक छंद के जो अवयव होते हैं उसमें एक अवयव यति होता है। एक अवयव क्या होता है? अंग जो होता है वो क्या होता है? यति। यति का मतलब होता है जब छंद पढ़ते समय जब हम कुछ समय के लिए रुकते हैं यानी विराम लेते हैं, वही क्या कहलाती है? यति कहलाती है। तो यति का जो दूसरा नाम है वो क्या है? विराम है। विराम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराम हो जाएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से। तो दीर्घ स्वर से अधिक समय जो लगता है वो प्लुप्त स्वरों में लगता है। किस में लगता है? प्लुप्त स्वरों में लगता है। और ह्रस्व स्वर से अधिक समय, ह्रस्व स्वर से अधिक समय किस में लगता है? दीर्घ स्वरों में। और दीर्घ स्वर से अधिक समय उच्चारण में किस में लगता है? प्लुप्त स्वरों में। स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है, जिसमें ह्रस्व कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वरों में अधिक समय लगता है। किसमें? दीर्घ स्वर से अधिक समय प्लुप्त स्वरों में लगता है। जैसे हम
उच्चारण करते हैं ओम, राम, इस तरह के जो होते हैं उनमें वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्लुप्त स्वरों के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो अधीन हो जाएगा, अधीन। क्या हो जाएगा? अधीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो जातिवाचक, पशु जो है वो जातिवाचक है, घर जो है वो जातिवाचक है, नदी जो है वो जातिवाचक है, लेकिन नर्मदा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नर्मदा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अगर नदियों में से हमने गंगा की बात कर रहे हैं, नदी तो क्या है? नदी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदियों में से गंगा की बात कर रहे हैं, यमुना की बात कर रहे हैं, तो ये सब कौन सी संज्ञाएं होती हैं? नर्मदा की बात कर रहे हैं, ये सभी कौन सी संज्ञाएं होती हैं? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जब जातिवाचक संज्ञा में से किसी एक विशेष की बात की जाए, जब जातिवाचक संज्ञा में से किसी एक विशेष की बात की जाए तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो गंगा, यमुना और नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। पशु, घर और नदी ये कैसी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। पशु में से हम किसी एक की बात करें तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो जैसा जो है वो विशेषण है। जैसा क्या है? विशेषण है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, तो 10वां शब्द जो है वो एक विशेषण है। 10वां शब्द जो है वो क्या है? एक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है। तो ये क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो किस में चले जाते हैं? वो क्रमवाचक में चले जाते हैं। तो इसलिए जो 10वां शब्द है वो कैसा है? क्रमवाचक विशेषण है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया है। तो बालक जो है वो कर्ता है, इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। बालक जो है वो क्या है? कर्ता है। बालक इसमें क्या हो गया? कर्ता हो गया। और पढ़ रहा है क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन पुस्तकालय शब्द जो है ये क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें? कर्ता भी मौजूद है और कर्म भी मौजूद है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है दोस्तों हमें। घटना स्त्रीलिंग है, रीति स्त्रीलिंग है, क्षमा स्त्रीलिंग है, लेकिन क्षेत्र में अगर हम कहें तो सर्वनाम का प्रयोग करें तो मेरा क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरा क्षेत्र। मेरी क्षेत्र नहीं कहते, मेरा क्षेत्र कहते हैं। तो मेरा यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करके भी हम पता कर सकते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है और ये तीनों शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, कियारिन में, कलित, कलिन, किलंकत है। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें कावड़, यहाँ पर भी कावड़, यहाँ पर भी कावड़, 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 कावड़ और कावड़, यानी कि अगर किसी एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति हो या आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ये काम होता है अनुप्रास अलंकार में। वर्डों की क्या होती है? रिपीटेशन होता है। एक जैसे वर्ड बार बार आते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कावड़ का क्या हुआ है? पुनरावृत्ति हुई है। मेरी भव बांधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की जाई परे, श्याम हरित दुही दुति होए। उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो इसकी मात्राएं गिन लेते हैं एक बार दोस्तों। इसकी क्या हो जाएंगी? मेरी तो दो, एक मिनट दोस्तों, 2
और 2, मेरी में 2 2 हो जाएंगी, 1 1 2 2 1 2, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो प्रथम चरण में कितनी हो गई? 13 हो गई, 13 प्रथम चरण में हो गई। और अगले वाले में गिनते हैं 2 2 2 1 1 2 और 1, तो 2 और 6 7 8 9 10, दूसरे वाले चरण में कितनी हो गई? 11। तो 13 और 11 पर जो होता है, 13 और 11 पर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? दोहा होता है। 13 और 11 प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसमें कौन सा छंद होता है? वो दोहा छंद होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। आपको दोस्तों दूसरे चरण को गिनने की, मात्रा को गिनने की जरूरत नहीं है, जब पहले से ही पता चल गया तो दूसरे पर नहीं जाना है। तो राइट आंसर क्या दोगे? दोहा दे दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पंचवटी द्विगु समास है, पहला संख्यावाची है, ठीक है, द्विगु समास है। विद्या भंडार, विद्या के लिए भंडार, तो क्या बोल सकते हो? या विद्या का भंडार, तत्पुरुष समास है, ठीक है। यथा नियम, यथा नियम, पहला क्या हो गया? अव्ययभावी, यानी कि अव्यय आ गया, तो ये भी अव्ययभावी समास है। पर्णकुटी, तो पत्ता की कुटिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? पर्णकुटी कहते हैं। तो इसमें तत्पुरुष समास है, ना कि द्वंद्व समास है। तो इसमें पर्णकुटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका जो समास विग्रह करेंगे वो पत्ता की कुटिया, तो की यानी कारक चिन्ह आया, और कारक चिन्ह जो आते हैं वो किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में। तो ये वाला जो है वो गलत है, पर्णकुटी वाला जो है गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, मात्रणाम, मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद, मात्र धन ऋणाम, मात्र धन ऋणाम, क्या हो जाएगा? मात्र धन ऋणाम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ उसे क्या कहते हैं? जो आग से झुलसा हुआ हो उसे कहते हैं अनल दग्ध, अनल दग्ध, अनल दग्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से एक शब्द का अर्थ है ताकतवर, ताकतवर शब्द जो है इनमें से एक शब्द का अर्थ है, तो ताकतवर जो है वो किस का अर्थ है? तो रुस्तम, रुस्तम कह लो या ताकतवर कह लो, बात एक ही है ना। तो रुस्तम का अर्थ क्या है? ताकतवर। क्षिति का पर्यायवाची, तो क्षिति का पर्यायवाची जो है वो, क्षिति किसका पर्यायवाची होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का। क्षिति किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अनजान, क्या होता है? अनजान, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण जो है दोस्तों वो आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा कंठ वर्ण, यानी कंठ से बोला जाता है। इसकी ध्वनि किससे होती है उच्चारित? कंठ से। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो दोस्तों कौन सा है? ये वाला है, ये प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है और ये अल्प विराम है। ये प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है और ये अल्प विराम है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने हिंदी के 38 प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।